बबीता, सुमन का फोन आया था, कनिका के लिए लड़का बता रही थी। रहने दो, जैसा मिडिल क्लास खुद है तुम्हारी बहन वैसा ही मिडिल क्लास लड़का बताया होगा। अब क्या हम सुमन का बताया रिश्ता देखने चल पड़े? इतना अभिमान अच्छा नहीं होता। 4 पैसे के आ गए कि तुमने तो परिवार को, लोगों को अपना मानना भी छोड़ दिया। मत भूलो कि लॉटरी निकलने से पहले तुम इन्हीं के बीच रहती थी। अगर सुमन ने अपना समझकर भतीजी के लिए रिश्ता बता दिया तो क्या गलत कर दिया? लड़का इंजीनियर है, खाता पीता अच्छा खानदान है। सबसे बड़ी बात कि सुमन के देखे परखे लोग हैं। आप ध्यान से सुन लें, मैं अपनी बेटी की शादी अपने लेवल के किसी बिजनेसमैन से करूंगी। महीने की बंदी बधाई कमाई में मेरी बेटी का गुजारा नहीं होगा। और ये बात बात पर क्यों याद दिलाते रहते हो कि हम क्या थे? वर्तमान को देखो बस। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर तुम्हारा यह रवैया मुझे हरगिज पसंद नहीं है। अपनी पत्नी बबीता की बातों से परेशान कैलाश हर रोज इस तरह की बहसबाजी से गुजरता था। आज फिर उसे वे पुराने दिन याद आ गए जब वो एक छोटे से कस्बे में रहते थे। पुश्तैनी गांव भी पास ही था। परिवार के ज्यादातर लोग गांव में ही रहते थे। कुछ आसपास की दूसरी जगहों पर काम करते, पर शाम को अपने घर पहुंच जाते। परिवार के कुछ लड़के फौज में थे, पर उनकी पत्नियां और बच्चे गांव में ही रहते। कैलाश पोस्ट ऑफिस में काम करता था और अपने गांव से ही सुबह नौकरी के लिए आता, शाम को घर लौट जाता। जब बेटी कनिका बड़ी होने लगी तो बबीता ने जिद की, देखो बेटी बड़ी होने लगी और गांव में तो अच्छा स्कूल नहीं, बेहतर होगा कि आप डाकखाने के पास ही मकान किराए पर ले लें। बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी तरह हो जाएगी और आपको भी आराम हो जाएगा। कैलाश की माँ ने भी बबीता का पक्ष लेते हुए कहा था, सही कह रही है बबीता। केदार के 2-3 लड़के थे, साइकिल से आना जाना करके पढ़ लिए, पर लड़की की जात, पढ़ाना है तो वही मकान लेना पड़ेगा। आगे छोटे भाई की 2 लड़कियां हैं, ये सारे बच्चे पढ़ लेंगे वही। गांव ज्यादा दूर तो है नहीं, यहीं से दूध अनाज आदि चला जाया करेगा। पढ़ाई के बिना अब गुजारा नहीं होगा। बस जरूरत का सामान घर से लेकर कैलाश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कस्बे में आ गया। छोटे भाई केशव की बेटियां अभी छोटी थीं। हाँ, बड़े भाई केदार के 2 छोटे बेटे उनके साथ रहने लगे। बड़े बेटे को तो कोचिंग के लिए दिल्ली भेज दिया था। सब कुछ कितना बढ़िया चल रहा था। एक दिन बबीता पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली के साथ बाजार गई और वहां से लौटते ही चहकते हुए बोली, देखो जी, लॉटरी के 4 टिकट लाई हूँ। हे माता रानी, बस निकाल आए किसी तरह, तेरी कढ़ाई करके भंडारा करूंगी। कितने पैसे बर्बाद कराई, पता भी है कि 1 रुपया कमाने में कितनी मेहनत लगती है। आगे से तुम किसी के साथ नहीं जाओगी, कुछ लेना होगा तो मैं दिलवा कर लाऊंगा। मेरे पैसे थे, मेरी माँ ने साड़ी लेने के लिए दिए थे। मैं साड़ी की जगह लॉटरी के टिकट लाई तो तुम्हारा क्या गया? कैलाश ने बात को न बढ़ाना ही ठीक समझा, पर उन्होंने पत्नी को धीरे से समझाने का प्रयास किया, ये लॉटरी वॉटरी नहीं निकलती, ये तो बहकावा है। पर कैलाश की बात झूठ निकली और बबीता का विश्वास जीत गया। सच में 3 महीने बाद वही पड़ोसन मिठाई का डिब्बा लिए भागती आई। बबीता, बबीता, मेरी तो लॉटरी निकल गई, तुम भी अपने टिकट का नंबर देख लो। जब बबीता ने धड़कते दिल से नंबर जांचा तो पता चला कि उसके खरीदे 4 टिकटों में से 2 नंबर की लॉटरी निकली है। बस यहीं से शुरुआत हुई बबीता के बदले रवैये की। पूरे परिवार ने उसकी खुशी में सहयोग दिया। पूरे गांव में बड़े से भंडारे का आयोजन किया। बहन बेटियों को दान दक्षिणा दी। पर जब बबीता ने कैलाश को नौकरी छोड़कर बिजनेस करने को कहा तो परिवार हकदम रह गया। सबने समझाया कि थोड़ा थोड़ा पैसा सब बच्चों के नाम करवा दो, टैक्स का झंझट नहीं रहेगा, फिर सब इकट्ठा ही तो हैं। पर बबीता ने साफ इनकार कर दिया। पैसे का आकर्षण होता ही ऐसा है कि कैलाश को धीरे धीरे बबीता की बातें ठीक लगने लगी। वे दिल्ली शिफ्ट हो गए और उन्होंने रेडीमेड गारमेंट्स का बड़ा सा शोरूम खोल लिया। ईश्वर की कृपा से बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने लगा। बेटी और बेटे दोनों का बड़े स्कूल में दाखिला करवा दिया। परिवार वालों को उम्मीद थी कि बबीता और कैलाश सभी बच्चों के बारे में सोचेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जेठ के जो 2 लड़के उनके पास रहते थे, बबीता ने यह कहकर कि बड़ी कक्षाओं में बीच में स्कूल बदलने से परेशानी आती है, बड़ी सफाई से अपना पल्ला झाड़ लिया और उन्हें दिल्ली लाने की बजाय गांव से ही स्कूल आने जाने का मशवरा दिया। अगर गांव से कोई आता तो वह उन्हें नीचा दिखाने में कोई कमी न छोड़ती। धीरे धीरे घर वालों ने आना ही बंद कर दिया। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। कैलाश के बड़े भाई बीमार थे। कैलाश ने उन्हें दिल्ली आकर डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। उनका बड़ा बेटा तो वही कोचिंग ले रहा था, वो अपने पिता को दिखा लाया। केदार तो दरअसल डॉक्टर को दिखाने के बाद बेटे के साथ वापस गांव लौटना चाहता था, पर कैलाश ने 2-4 दिन अपने पास ठहरने की जिद की।
अब भाई का मन कैसे मना करता, सो अपने बेटे से कहा कि चाचा के घर जाने वाली बस में बैठा दे। जिस समय केदार कैलाश के घर पहुंचा, दोनों पति पत्नी में से कोई नहीं था। बच्चे घर पर थे। ताऊ को देखकर दोनों के चेहरे खिल उठे और वे ड्राइंग रूम में बेतकल्लुफी से बैठ गए। दादी और ताई के द्वारा भेजा देसी घी का डब्बा, सरसों के तेल की कैनी और उड़द की दाल वही जमीन पर रखे थे तथा केदार के पैर महंगे सोफे पर थे। तभी बबीता अपनी कुछ सहेलियों के साथ आई। केदार को और कमरे में फैले सामान को देखकर उसकी भुकुटी थन गई। वो छूटते ही बोली, ये कैसे बैठे हैं आप सोफे पर, और ये क्या कचरा फैला रखा है? पता भी है कि सोफे की सफाई में कितने पैसे लगते हैं? बेचारा केदार पानी पानी हो गया। उसने तो सोचा भी नहीं था कि उसे देखकर सिर पर आंचल ढकने वाली बबीता इस तरह अपमानित करेगी। उसी समय उठे और रात को बेटे के पास जाकर हॉस्टल में रुके। उस दिन भी कैलाश और बबीता के बीच जमकर हंगामा हुआ। अब कैलाश ने सोच लिया कि परिवार वालों को बुलाकर बेइज्जती करवाने से बेहतर है कि जब मन किया किसी बहाने से खुद ही मिलाए। कभी भूले भटके बहनों या दूसरे लोगों का फोन आ भी जाता और वे बच्चों से बात करने की इच्छा प्रकट करते तो बबीता साफ इनकार कर देती। उसे अपने ससुराल वाले ही नहीं, मायके वाले भी निचले स्तर के लगने लगे। समय पंख लगाकर उड़ गया। आज बेटी कनिका के लिए लड़का ढूंढा जा रहा था और बेटा तनिष्क विदेश में MBA कर रहा था। परिवार वालों के बताए रिश्ते बबीता ने 3rd क्लास कहकर ठुकरा दिए थे। आखिर में अपनी किसी किट्टी पार्टी की सहेली के बताए रिश्ते को कैलाश के सामने बखानते हुए बोली, वाह क्या रिश्ता बताया है मिसेज गर्ग ने हमारी कनिका के लिए। एकदम हमारी क्लास का, विदेश में बिजनेस फैला है, महारानी बनकर रहेगी मेरी राजकुमारी। लड़का अभी यही है, परिवार भी अगले महीने 2 हफ्तों के लिए आ रहा है, पर मुझे छानबीन करने दो, मैं पूछताछ कर लूं, तब तक हाँ मत कह देना। कैसी बात करते हो, मैं क्या उसकी सौतेली माँ हूँ? तुम्हारे से ज्यादा चिंता है मुझे अपनी बेटी की। अरे तुम्हारा बस चलता तो तुम तो कभी का अपने बताए रिश्तेदारों के बताए किसी रिश्ते को अपना कर इसका जीवन बर्बाद कर चुके होते। मैंने सब बात कर ली है, घर वालों से मिल चुकी हूँ वीडियो कॉल पर। हाँ, लड़का आजकल भारत में ही है, मिसेज गर्ग सब बंदोबस्त कर देंगी, बस चट मंगनी और पट ब्याह। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यूं ही किसी के कहने से शादी कर दूं अपनी बेटी की? अपने घर वालों से सलाह मशवरा बगैर हरगिज रिश्ता पक्का नहीं करूंगा। अच्छा, मैं भी देखूं जरा कि तुम किस तरह अपने 3rd क्लास घर वालों को बुलाकर मेरी बेटी की रिश्ते को बिगाड़ोगे। कैलाश की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी थी। वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रहे थे। बेटी की मर्जी जाननी चाहिए, पर वह भी विदेश में जाकर बसने का लालच छोड़ नहीं पा रही थी। मंगनी पर लाखों रुपए पानी की तरह बहाए गए। मिसेज गर्ग ने महंगे महंगे तोहफे दिलवाए, क्योंकि वे लोग रोज रोज तो मिलने से रहे, 4-5 साल में एक बार भारत आते हैं। चाहकर भी कैलाश बेटी के ब्याह का निमंत्रण किसी को न भेज सके। हाँ, बबीता ने बेटे को अवश्य बुलवा लिया था। एक महंगे फार्म हाउस पर शादी का इंतजाम किया गया। सिर पर पगड़ी सजाए और हाथों में फूलों की माला लिए कैलाश अपने परिचितों के साथ बारात का इंतजार करते ही रह गए। पर न तो बारात आई और न ही बार बार फोन करने पर मिसेज गर्ग ने फोन उठाया। बाद में पुलिस में खबर करने पर पता चला कि एक बड़ा गिरोह इसी तरह लड़की वालों को फंसाता है और पुलिस को बहुत दिनों से इसकी तलाश है। मिसेज गर्ग का नंबर भी नकली निकला। सुख सुविधाओं से भरे घर में आज कैलाश और बबीता अकेले बैठे थे, क्योंकि जान पहचान के लोग तो तसल्ली देकर चलते बने, पर इन दोनों को अपनों के साथ की जरूरत थी, जिनके कंधों पर सिर टिकाकर दुख हल्का कर सके। उसी समय कैलाश उठे और अपने बड़े भाई को फोन मिलाकर कहा, भाई कुछ मत पूछना, बस चले आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। बबीता चुप बैठी कैलाश की आवाज सुन रही थी। आज उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह परिवार वालों के खिलाफ कुछ बोले या उन्हें बुलाने से कैलाश को रोके। शायद वक्त ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारकर सिखा दिया था कि अपनों की बराबरी कोई नहीं कर सकता।